हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जैसे कि सीटेट 2024 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं। तो यह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्लास तीसरा है। अगर आपने क्लास 1 और क्लास सेकंड नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिए। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए, संज्ञानात्मक असमानता के परिणाम के रूप में देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतर को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत अंतर का मतलब है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है, जो बच्चों के बीच विभिन्नताएं हैं, उन्हें अध्यापिका को किस नज़र में, किस तरह से उसे संबोधित करनी चाहिए। तो यहाँ पर दे रखा है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि जो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वह अधिगम अध्यापन में बाधक नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा मिटाए जाने चाहिए। दोस्तों, हम यहाँ पे उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नहीं मिटा पाएंगे, नहीं मिटाना है उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, बल्कि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। संज्ञानात्मक असमानता के परिमाण के रूप में देखने चाहिए। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक असमानता नहीं है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जो कि हमें उनको सम्मान करना चाहिए, उनके अनुरूप अपनी शिक्षा शास्त्र को अपनानी चाहिए। यहाँ पर दे रखा है डी ऑप्शन, उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाएंगे, जिससे उनकी व्यक्तिगत जो डिफरेंस है, तो उनकी व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सकें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को रूप में तथा शिक्षार्थियों को रूप में आक्षेपित करती है। ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी, सुसाधक, ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी, तानाशाह, आज्ञाधीन जीव। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापकों को किस प्रकार के रूप में तथा शिक्षार्थियों को किस रूप में अपेक्षित किया जाता है। तो ज्ञान का प्रदाता ये तो हो सकता है, बट ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, शिक्षार्थियों को ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता नहीं बल्कि ज्ञान का सक्रिय ग्रहणकर्ता माना जाना चाहिए। जानकारी का प्रभुत्वधारी स्रोत, अधीनस्थ प्रतिभागी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है। सुसाधक, जी यहाँ पर टीचर सुसाधक होते हैं। ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी शिक्षार्थी होती हैं। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है, रियान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे एड लगाने से उस शब्द का रूप वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रियान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच की प्रवृत्ति दर्शाती है। तो यहाँ पर दे रखा है, कमतर आंकने, अति नियमित, प्रतिबंधित, द्विभाषिक। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह बता रहा है कि एक बच्चा है, वह कुछ नियम सीखा। मान लीजिए नियम ये सीखा कि क्वेश्चन किसी भी सेंटेंस, किसी भी शब्द के बाद में इट लगा देने से वह भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है। अब वह इस रूल को, इस नियम को हर जगह लगाया जा रहा है, हर शब्द में भूतकाल में परिवर्तित करने के लिए लगाया जा रहा है। तो वह किस प्रकार का सोच है, क्वेश्चन पूछा है। तो कमतर आंकने, ये गलत हो जाएगा। अति नियमित, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह ओवर रेगुलराइज कर रहा है उस चीज़ को, मतलब हर जगह लगाने जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस को।
ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीकी के रूप में बच्चों में ब्रेनस्टॉर्मिंग विचारावेश को एक तकनीकी के रूप में बच्चों में विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि विचारावेश, उन्हें विचार मंथन करना। तो दोस्तों यहाँ पर विचार मंथन करने के लिए विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा कौन सी तकनीकी हम विकसित करेंगे जिससे कि बच्चे में ब्रेन स्टॉर्मिंग को देखा जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि बच्चा किस तरह से अपने दिमाग को यूज़ कर रहा है, किस तरह से वह बहुत ज़्यादा थिंकिंग को सोच रहा है। तो यहाँ पर दे रखा है अभिसारी सोच। यहाँ पर अभिसारी सोच गलत हो जाएगा क्योंकि वह सभी दिशाओं से आकर केवल एक ही चीज़ पर केंद्रित होता है। फंक्शनल फिक्स निरपेक्षात्मक स्थिरता, यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। अपसारी सोच, दोस्तों यहाँ पर अपसारी सोच सही हो जाएगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए अपसारी सोच विकसित करने का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सूचनावादी रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सभी बच्चों को मानक निर्देश देना, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, सभी बच्चे से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। दोस्तों यहाँ पर पूछ रखा है क्वेश्चन हमारा कि जो रचनावादी, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा है में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए? तो सभी बच्चों को मानक निर्देश नहीं देना है, एक ही प्रकार के निर्देश दे दिए सभी बच्चों को, उनकी ज़रूरतों के खिलाफ, उनकी जो उनकी एबिलिटी है, उनकी जो क्षमता है, उनके खिलाफ सभी बच्चों को एक से रूल दे दिए, ऐसा गलत है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सर्वोत्तम हो जाएगा क्योंकि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, जिसकी जो एबिलिटी है, जिस प्रकार की क्षमता है, उस तरह से वह सर्वोत्तम रूप प्रकट करे। यहाँ पर रचनावादी शिक्षा शास्त्र में ऐसा कक्षा में होना चाहिए। सभी बच्चों को समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना। दोस्तों यहाँ पर सभी बच्चों को समान गति से आगे बढ़ने, जैसे कि सभी बच्चे जो कि कुछ धीमे होंगे, कुछ प्रतिभाशाली होंगे, तो उनके प्रति हम सभी को एक गति से बढ़ने के लिए ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। बच्चों की विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना, तो यहाँ पर उदासीन नहीं रहना है, उनकी विविध आवश्यकताओं के प्रति हमें जागरूक होनी है, उन्हें उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रचनावादी शिक्षा शास्त्र में सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? ठीक है, समस्या को परिभाषित करना, समस्या की पहचान करना, प्रासंगिक जानकारी की खोज, परिकल्पना का निरूपण। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा कि समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या को परिभाषित करना, हम जब समस्या को पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, उसके बाद पहले ही परिभाषित थोड़ी न करेंगे। समस्या की पहचान करना, प्रासंगिक जानकारी की खोज करना, हम जब समस्या जानेंगे नहीं तो उसका रिसर्च क्या करेंगे? परिकल्पना का निरूपण करना। दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा समस्या की पहचान करना। सबसे पहले समस्या समाधान के लिए हमें समस्या को पहचानना, समस्या को समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करें, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि प्राथमिक विद्यालय में जो छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? ठीक है, तो व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करना है प्राथमिक कक्षा में।
ठीक है। प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड का उपयोग करें। प्रोत्साहन, पुरस्कार हर चीज़ के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य, दोस्तों यहाँ पर मानक लक्ष्य दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा। किसी भी कक्षा में मानक लक्ष्य में मानक स्टैंडर्डाइज कुछ भी चीज़ नहीं होने चाहिए, तो कठोर मानदंड नहीं रखना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें, उनकी दिशा में काम करने के लिए उनका समर्थन करें। दोस्तों डी ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पर बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना है, उनकी दिशा में काम करने से उनके समर्थन देना है, उन्हें हेल्प करनी है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभिकथन है, संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट अभिकथन तो हमारा सही है, क्योंकि देखा है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली, जो उनका इमोशनल खुशहाली है, उनको भी सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। रीजन दे रखा है, किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधक डालता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका रीजन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा नहीं डालता है। जैसे उनके विचारों को हम ओरल पूछेंगे तो क्या वो बाधा डालेगा? नहीं डालता है, वह बल्कि सुसाधक करता है, सुसाध्य होता है, हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमारा रीजन गलत है, लेकिन अभिकथन सही है। दोस्तों तो यहाँ पर दे रखा है बी ऑप्शन, ये सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? कुपोषण, समकक्षियों के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन, चर्चाएं। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। तो समकक्षियों के साथ यह तो देता है सकारात्मक रूप से, अपसारी चिंतन ये भी देता है, चर्चाएं ये भी देता है सकारात्मक रूप से सहयोग। तो यहाँ पे मालन्यूट्रिशन जो होता है, कुपोषण, यह सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है अधिगम की प्रक्रिया में, क्योंकि बच्चा जब कुपोषित रहेगा तो वह कहीं ना कहीं उसके सीखने की प्रक्रिया, उसकी संज्ञानात्मक क्षमता भी प्रभावित होगी। तो यहाँ पर जो कुपोषण है वह नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, ना कि सकारात्मक रूप से। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं 29 क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर हमारा जो रीजन है ना, वह रीजन भी सही है और अभिकथन भी अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो यहाँ पर जैसे कि विचारों का हम बात करेंगे उनसे ओरल, तो यहाँ पर वो जो सोच रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं बाधा बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा अभिकथन तो सही है, लेकिन रीजन भी सही है, लेकिन उसका सही एक्सप्रेशन नहीं है, उसका संबंध सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भावनात्मक खुशहाली की बात हो रही है। यहाँ पर समस्या समाधान कौशल कहाँ से आ गया, कहाँ चले गए? कोई पूछ रहा है कि पानी कहाँ है, हम बता रहे हैं कि वहाँ क्या बोलते हैं, कुछ दूसरा काम हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर CTET की तैयारी फ्री में करनी चाहते हैं तो ये हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।